नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने आए कई वैश्विक नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। पीएम नरेंद्र मोदी आज लिechtenstein के राजकुमार अलोइस स्लोवाक, गणराज्य के राष्ट्रपति, श्रीलंका के राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और मॉरिशस के प्रधानमंत्री से समिट से इतर वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के साथ ही भू राजनीतिक मुद्दों और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन लगातार जारी है। शिखर सम्मेलन के 5वें दिन आज नेताओं द्वारा वैश्विक एआई शासन और सहयोग के लिए सामूहिक प्रतिबद्धताओं की पुष्टि और एक साझा रोड मैप की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उच्च स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी जीपीएआई परिषद की बैठकें होंगी। सदस्य देश जिम्मेदार और समावेशी एआई पर बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। समिट में आज कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई विषय पर संबोधित करेंगे। इसके अलावा एक दूसरे सत्र में भारत की एआई ग्रोथ को तेज करने पर भी मंथन होगा। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी भारत की एआई सफलता की रूपरेखा पर संबोधन देंगे। खाद्य और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एआई के उपयोग पर भी चर्चा होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चर्चा में भाग लेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आयोजित सत्र एआई एक्सेलरेटर भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देना में शामिल होंगे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी एआई समिट में संबोधित करेंगे। इंडिया एआई समिट 2026 में शिरकत करने के लिए कई वैश्विक नेता भारत पहुंचे, जो भारत में एक अलग अनुभव लेकर वापस लौटे हैं। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए भारत के अपने शानदार दौरे की एक झलक उन्होंने दिखाई है। मुंबई में सांस्कृतिक अंदाज में हुए स्वागत से शुरू हुई इस वीडियो में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बॉलीवुड सेलेब्स से भी मिलते हुए दिख रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का मुंबई की सड़कों पर जॉगिंग करते हुए उनका अलग ही अंदाज नजर आया। इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, थैंक यू इंडिया। इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी ने एआई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना की। उन्होंने एआई की सहायता से जन कल्याण सुनिश्चित करने के पीएम के नजरिए की प्रशंसा की। इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी ने कहा कि भारत ये दिखाने में दुनिया का नेतृत्व करेगा कि एआई का प्रसार आम आदमी, किसानों, छात्रों और रोगियों के जीवन को बेहतर बनाने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक्सेंचर के सीईओ जूली स्विफ्ट ने गुरुवार को कहा कि भारत में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने समावेशी विकास के साथ साथ समावेशी एआई के महत्व को सफलतापूर्वक दुनिया के सामने रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से इतर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नायान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत दोस्ती को रेखांकित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को सराहा गया। बैठक में एआई के क्षेत्र में सहयोग के विस्तार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया द्विपक्षीय साझेदारी को नई गति देगी और डिजिटल सहयोग सहित नए आयाम भी जोड़ेगी। भारत और कीनिया ने नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कीनिया में डीजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए कार्यान्वयन ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और स्वीडन ने हरित प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास में सहयोग मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता रूपरेखा के अंतर्गत जुड़ाव को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के कुशल युवा और स्वीडन की नवाचार क्षमता उन्हें टिकाऊ विकास के लिए स्वाभाविक साझेदार बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से इतर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
फिनलैंड के प्रधानमंत्री एंटी पैचेरी ऑर्पो और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा कि हमने इस बात पर चर्चा की है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता सेवाओं, प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग करने के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, जिससे भारत फिनलैंड व्यापार और निवेश संबंध और भी मजबूत होंगे। भारत स्पेस में डेटा सेंटर बनाने की तैयारी कर चुका है। इंडिया एआई समिट में इसकी झलक भी दिखी, जहां स्पेस में डेटा सेंटर स्थापित करने को लेकर कंपनियां जोर शोर से काम पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारत के एआई सॉवरेन विजन की घोषणा की, जो भारत को एआई में निर्माता और नेतृत्वकर्ता बनाएगा। इस विजन के तहत 3 स्वदेशी एआई मॉडल सर्वम एआई, ज्ञानी .ai और भारत जेन लॉन्च किए गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस और भारत दोनों राफेल विमानों पर सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान मीडिया से बातचीत में राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि कुछ दिन पहले भारत ने 114 नए राफेल विमान खरीदने और उनके सह उत्पादन में सहयोग करने की इच्छा जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन उन्नत ITI योजना के तहत फ्रांस की सरकार के सहयोग से कानपुर के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में एरोनॉटिक्स और रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश धीरूभाई अंबानी ने अपने भाषण में शिखर सम्मेलन को राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताते हुए कहा, ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट भारत के तकनीकी इतिहास में एक निर्णायक क्षण है। गृहमंत्री अमित शाह आज असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड यानी कि VVP सेकंड का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। ये योजना सीमांत गांवों को सशक्त बनाने, आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने और स्थानीय रोजगार के अवसर बनाने पर केंद्रित है। सरकार के अनुसार ये योजना न केवल सीमावर्ती गांवों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि आंतरिक सुरक्षा और सामुदायिक सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पूर्वी, उत्तर पूर्वी और उत्तर क्षेत्रों में संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 20 राज्यों के 3000 से अधिक अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। कार्यक्रम में 2024-25 के लिए 80 क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार और नगर राजभाषा सम्मान भी दिए जाएंगे और इसके साथ ही सम्मेलन में राजभाषा से जुड़ी प्रदर्शनी और योग सत्र का आयोजन भी होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज एआई इम्पैक्ट समिट के मद्देनजर सुबह 8 बजे से 10 बजे और शाम 5 बजे से 9 बजे तक विशेष यातायात व्यवस्था के संबंध में परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने, प्रभावित मार्गों से बचने और ड्यूटी पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। भारत ने स्विट्जरलैंड के साथ अनुसंधान एवं विकास, जैव प्रौद्योगिकी, विशेष फार्मास्यूटिकल और उन्नत चिकित्सा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया, जिसका मकसद दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती देना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड से उन सेक्टर्स में निवेश बढ़ाने की अपील की जहां उसकी तकनीकी विशेषज्ञता वैश्विक स्तर पर मजबूत मानी जाती है। निर्वाचन आयोग ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आगामी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR से संबंधित तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा है कि मिजोरम के स्थापना दिवस पर सभी बहनों और भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य शांति, प्रगति और समृद्धि की राह पर निरंतर चलता रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि अरुणाचल प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के साथ साथ इसकी निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं और एक्स पर लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को उनके राज्य दिवस पर हार्दिक बधाई। दोनों राज्यों को प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मेहनती लोगों का आशीर्वाद मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने नरेंद्र मोदी सरकार के तहत हासिल की गई उपलब्धियों के आधार पर देश को एक नए युग में नेतृत्व के लिए तैयार किया है। विमानन मंत्री राममोहन नायडू, राज्य मंत्री मुरलीधर मोहल और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज कोयंबटूर हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे और अन्य सुविधाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे।
मध्य प्रदेश के विश्वविख्यात पर्यटन स्थल खजुराहो में होने वाला 52वां अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह आज से शुरू हो रहा है। ये समारोह 7 दिनों तक चलेगा। मलयालम फिल्म निर्देशक और रियलिटी शो विजेता अखिल मारारा ने राजनीति में एंट्री करते हुए एनडीए समर्थित पार्टी 2020 ज्वाइन कर ली है। साथ ही अखिल ने केरल का आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, रोमियो फोर्स और व्हाइट नाइट कॉर्प्स के संयुक्त ऑपरेशन में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। ये कार्रवाई विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। हिंद महासागर के तट पर बसे विशाखापट्टनम में 19 फरवरी से दुनिया का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 शुरू हो चुका है। इस अभ्यास में 74 देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। इस अवसर पर मित्र देशों के नौसेना प्रमुखों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर भारत की बढ़ती भूमिका और नियमों पर आधारित समुद्री व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया। 2 चरणों में होने वाला मिलन 21 फरवरी से शुरू होने वाले हार्बर फेज से हाई ऑक्टेन सी फेज में शिफ्ट हो जाएगा। दूसरे चरण में मित्र देशों की नौसेनाएं बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास करेंगी। भोपाल के उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में 20 और 21 फरवरी को 2 दिवसीय विज्ञान जागृति उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नेपाल की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने गुरुवार को अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर 11 पत्रकारों, कर्मचारियों और स्ट्रिंगर्स को उत्कृष्टता पुरस्कार नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव और राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र झा द्वारा प्रदान किए गए। गुजरात का कच्छ इन दिनों रंग, संस्कृति और प्रकृति के अनोखे संगम का गवाह बन रहा है। सफेद मरुस्थल की अद्भुत सुंदरता और कच्छ परंपराओं की जीवंत झलक के साथ रण उत्सव देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारत सरकार ने महिलाओं और लड़कियों के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र नाम की लघु बचत योजना शुरू की। इस योजना में 2 वर्ष के लिए 7.5% के निश्चित वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर मिलेगा। साथ ही अधिकतम 2 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। मेटा के चीफ एआई ऑफिसर अलेक्जेंडर वांग ने कहा कि कंपनी इस साल नए एआई मॉडल जारी करेगी जो भारत और ग्लोबल साउथ की स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएंगे। अलेक्जेंडर वांग ने कहा कि भारत में विश्वस्त डेवलपर्स हैं जो बड़ी सामाजिक चुनौतियों को हल करने के लिए बेहतरीन तकनीक विकसित कर रहे हैं। मुकेश अंबानी ने घोषणा की कि जियो और रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 7 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संयुक्त रूप से 10 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश करेंगे। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो इंटेलिजेंस 3 साहसिक पहलों के माध्यम से भारत का आत्मनिर्भर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा।
ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि भारत में एआई को अपनाने में असाधारण वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने भारत को कंपनी के लिए दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक बताया। सैम ने आगे कहा कि भारत में अब चैट जीपीटी के 10 करोड़ से अधिक साप्ताहिक यूजर्स हैं, जिनमें छात्र, शिक्षक, डेवलपर और उद्यमी शामिल हैं, जो हर सप्ताह 10 करोड़ से अधिक लोग चैट जीपीटी का उपयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार मलाड मालवानी के मुक्तेश्वर स्थित 118 एकड़ जमीन को डीआरपी को सौंपेगी। इससे स्पेशल पर्पस व्हीकल एनएमडीपीएल पुनर्वास भवनों की योजना और निर्माण शुरू हो सकेगा। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा विभाग के सचिव डॉक्टर रोहित यादव ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 30,671.7 मेगावाट है और राज्य में उपभोक्ताओं की संख्या 65 लाख से ज्यादा। ओडिशा की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 9.9 लाख करोड़ रुपए रहने का है अनुमान, जो पिछले वर्ष से 9.5% ज्यादा है। भारत और न्यूजीलैंड के बागवानी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई, जिसमें भारतीय बाजार में कीवी, रूट स्टॉक, फल आयात भी शामिल है। देश की राजधानी में कीमती धातुओं की कीमतों में जोरदार उछाल। चांदी 2.64 लाख रुपए प्रति किलोग्राम और सोना 1.58 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। तेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत के कच्चे तेल के आयात का खर्च जनवरी महीने में सालाना आधार पर 18.8% घटकर 9.5 अरब डॉलर रहा। बांग्लादेश ने स्पाइस जेट की मुश्किलें बढ़ाई। बकाया भुगतान का हवाला देकर बांग्लादेश ने अपने एयर स्पेस स्पाइस जेट के लिए बंद किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवगठित गाजा शांति बोर्ड की बैठक बुलाई, जिसमें मध्य पूर्व और एशिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य अक्टूबर में हुए युद्ध विराम को स्थिर और टिकाऊ बनाना था। इस बैठक के दौरान वक्ताओं ने 20 सूत्रीय योजना को मंजूरी दी और इसके कार्यान्वयन में सहायता की पेशकश भी की। इंडोनेशिया ने 8,000 सैनिकों की तैनाती का वादा किया। मिस्र ने फिलिस्तीनी पुलिस प्रशिक्षण और गाजा में पुनर्निर्माण सहायता का समर्थन किया। वहीं कतर ने 1 अरब डॉलर और संयुक्त अरब अमीरात ने 1.2 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि विभिन्न देशों ने गाजा पुनर्निर्माण कोष में 7 अरब डॉलर का योगदान दिया है। ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका 10 अरब डॉलर का योगदान देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कहा कि यूएस ईरान परमाणु वार्ता का परिणाम अगले 10 दिनों में तय हो जाएगा। उन्होंने ईरान को हॉट स्पॉट बताते हुए कहा कि या तो समझौता होगा या स्थिति और बिगड़ेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कह दिया है कि गाजा के लिए डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रयासों के बोर्डों के अलावा कोई प्लान बी नहीं है। मार्को रूबियो ने कहा, प्लान बी का मतलब युद्ध की ओर लौटना है, जो यहां कोई नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि बोर्ड का उद्देश्य शांति प्रयासों को टिकाऊ बनाना और क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ाना है। स्वीडन ने यूक्रेन के लिए 1.42 अरब डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की, जिसमें वायु रक्षा प्रणाली, ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें और गोला बारूद शामिल हैं। स्वीडन के रक्षा मंत्री पाल जॉनसन ने कहा कि 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से यूक्रेन को स्वीडन की कुल सैन्य सहायता 11.35 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर आरोप लगाया कि उन्होंने हाल ही में एलियंस के अस्तित्व पर दिए गए अपने बयान के दौरान गोपनीय जानकारी लीक की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ को एलियन, यूएसपी और यूएफओ से जुड़ी सरकारी फाइलों की पहचान कर उन्हें जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश देंगे। मैक्सिको के अधिकारियों ने हिडाल्गो राज्य में एक सरकारी पाइपलाइन से ईंधन चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जा रही 22 मीटर लंबी सुरंग का पता लगाया और साथ ही सुरंग से ड्रग्स भी जब्त किए गए। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई संगठित अपराध द्वारा नियंत्रित काले बाजार ईंधन व्यापार के खिलाफ लंबी लड़ाई की एक दुर्लभ झलक है। हालांकि इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैक्सिको की नौसेना ने देश के पश्चिमी तट से दूर प्रशांत महासागर में 4 टन कोकीन ले जा रही पनडुब्बी को पकड़ा। इस छापे में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैक्सिको के सुरक्षा मंत्री ओमर गार्सियो हॉर्फुच ने कहा है कि पिछले सप्ताह समुद्री अभियानों के दौरान लगभग 10 टन कोकीन जब्त किया गया है, जिससे संगठित अपराध की वित्तीय संरचनाओं पर बड़ा झटका लगा।
अल सल्वाडोर ने प्रशांत महासागर में 6.6 टन कोकीन की खेप जब्त की। इस दौरान जहाज पर सवार 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। अटॉर्नी जनरल रोडोल्फो डेल्गाडो ने बताया कि राष्ट्रीय नौसेना के अभियान में 54 मीटर लंबे FMS ईगल जहाज से ड्रग्स बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत $165 मिलियन है। ब्रिटेन की पुलिस ने पूर्व प्रिंस एंड्रयू को सार्वजनिक पद पर कदाचार के संदेह में गिरफ्तार करने के करीब 11 घंटे बाद जांच के तहत रिहा कर दिया। चिली की राजधानी के उत्तरी जिले रैंका में द्रवीकृत गैस से भरे ट्रक के पलटने और विस्फोट होने में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य लोग घायल हैं। घटना के दौरान 50 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं पुलिस के अनुसार घटना के कारणों की जांच की जा रही है, जिसमें तेज रफ्तार की आशंका शामिल है। ICC T20 विश्व कप में आज खत्म होंगे ग्रुप दौर के मुकाबले। आखिरी मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया और ओमान की टीम होंगी आमने सामने। दोनों टीमें सुपर 8 में जगह बनाने में रही हैं नाकाम। शनिवार से शुरू होगा सुपर 8 का रोमांच। सुपर 8 के पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा मैच। अफगानिस्तान ने गुरुवार को खेले गए मुकाबले में कनाडा को 82 रनों से हरा दिया। इस तरह टीम ने जीत के साथ टूर्नामेंट से विदा ले ली। अफगानिस्तान की ओर से इब्राहिम जजरान ने 56 गेंदों पर 95 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं मोहम्मद नबी के लिए 4 विकेट। T20 विश्व कप में जिम्बाब्वे की टीम का शानदार प्रदर्शन जारी। गुरुवार को कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज की। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रनों से हरा दिया। वेस्टइंडीज की ओर से कप्तान शाई होप ने 75 रनों की पारी खेली। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच कैनबरा में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 19 रन से जीता मुकाबला। 3 मैच की सीरीज 1-1 की बराबरी पर। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली क्रिकेटर बनी हरमनप्रीत कौर को कोच अमोल मजूमदार ने दी बधाई। बताया उन्हें खास खिलाड़ी। महिलाओं की चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। एटलेटिको मैड्रिड को 2-0 से हराया। यूएफा यूरोपा लीग के नॉकआउट राउंड प्लेऑफ लेग के पहले मैच में स्टुटगार्ट ने साल्टिक को 4-1 से दी शिकस्त। स्टुटगार्ट की ओर से एक हानोस ने किए 2 गोल। भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल गुरुवार को दूसरे दौर में इटली के 6ठे वरीय फेडेरिको सिना से हारने के बाद ATP दिल्ली ओपन से बाहर हो गए। कतर ओपन के क्वार्टर फाइनल से बाहर हुए यानिक सिनर चेक गणराज्य के याकूब मेंसिक ने 7-6, 2-6, 6-3 से दी शिकस्त। कतर ओपन के सेमीफाइनल में आज कार्लोस अल्कराज का सामना आंद्रे रुब्लेव से होगा। अल्कराज ने क्वार्टर फाइनल में खाचानोव को दी मात। अमेरिका की कोको गॉफ ने दुबई चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में बनाई जगह। गॉफ का सेमीफाइनल में एलिना स्वितोलिना से होगा सामना। अमांडा एनिसिमोवा ने भी दुबई चैंपियनशिप के अंतिम 4 में किया प्रवेश। सेमीफाइनल में जेसिका पेगुला से होगा सामना। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।